हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम आपके लिए कुछ आपकी प्रिपरेशन को आसान, सहज और इजी बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज की या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो इसके लिए आपको जानना बहुत बेहतर होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी रेंज कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे एक कोड यूज किया जाता है कि अगर आपको अपने एनिमी को हराना, अपने दुश्मन को हराना है, तो सबसे पहले आपको अपने दुश्मन के बारे में जानना होता है। सपोज करिए अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर आप सोचिए कि मुझे एनिमी के बारे में नहीं जानना है, हम लड़ाई जीत जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो कमीशन है, चाहे एसएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो या फिर आईएएस यूपीएससी हो, सभी लोग अपने एग्जाम का जब नोटिफिकेशन निकालते हैं तो नोटिफिकेशन के साथ क्या क्या पूछेंगे, क्या क्राइटेरिया होगी, क्या सिलेबस होगा, उसका एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बना करके देते हैं। आज हम जो बात करेंगे यहाँ पे यूपी पीसीएस को लेकर के, यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले मैं यहाँ दो वर्ड लिखूंगा और मेरे हिसाब से हर मतलब स्टूडेंट्स का मतलब कंफ्यूजन होता है। एक होता है यूपी पीसीएस और दूसरा होता है यूपी पीएससी। इसमें हमें अंतर पता होना चाहिए। अगर आप में लिखा और आप इन दोनों में अंतर पता कर लिए तो समझिए कि आप लगभग कम से कम 35% एग्जाम्स को समझते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि ये दो वर्ड लिख लेने से हम जो है कि 35-40% जो कि एग्जाम्स की अंडरस्टैंडिंग या प्रिपरेशन कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं, अब देखिए यहाँ पे यूपी आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पीसीएस प्रोविंशियल, एक सेकेंड, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज मतलब प्रांतीय सिविल सेवा, प्रदेश का सिविल सेवा जो एग्जाम होता है, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, अब उसके बारे में चलते हैं। यहां पे देखिए यूपी पीसीएस, यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया, पीएससी इसका मतलब हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। लोक सेवा आयोग, अब लोक सेवा आयोग दो होते हैं, एक संघ लोक सेवा आयोग होता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल लेवल पे धौलपुर हाउस में काम करती है, और स्टेट पीसीएस जो राज्य में काम करती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है कि प्रयागराज इलाहाबाद में। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहीं लिखा होता है यूपी पीसीएस, कहीं लिखा होता है यूपी पीएससी। तो आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए रियल में हम क्या कर रहे हैं। लोग जनरली कहते हैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो लोग कहते हैं हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो गलत कहते हैं। यूपीएससी, मैं यहाँ पे एक नया पेज लेता हूं बैकग्राउंड के साथ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप दिल्ली में आइए, मुखर्जी नगर हो या फिर और कहीं ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाइए, और या जहां पे स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे अगर पूछेंगे तो कि आप सर किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो वो कहेंगे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो कुछ हद तक सही है, लेकिन ज्यादा जो है कि वो गलत है। क्यों गलत है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बॉडी है जो संविधान में है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर आप कहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जितने एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो आईएएस का हो, सीडीएस का हो, या फिर एनडीए का हो, या फिर आपका ईपीएफओ का हो, या फिर आपका सीएपीएफ का हो, ये सीएपीएफ का हो, या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का हो, या इंडियन स्टैटिक सर्विस का हो, या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का हो। आप सारे एग्जाम में अपीयर होते हैं।
तो आप सोचिए कैसे संभव है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग वाला जो बीटेक वगैरह किया वो होगा, स्टैटिक्स वाला इंडियन स्टैटिक सर्विस जो स्टैटिक से मास्टर कर रखे हैं, इकोनॉमिक्स से जो इकोनॉमिक्स से कर रखे हैं, ऐसा तो है नहीं कर लेंगे। जब आप कहते हैं कि हम आईएएस की तैयारी करते हैं या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, तब आप जाकर के सही बोलते हैं कि नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जाम या सिविल सर्विसेज एग्जाम। जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं तो ये आप सही बोलते हैं। तो अगर आपके सामने वाला सवाल पूछने वाला कहेगा सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो मतलब आप जो है आईएएस, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं अभी लिखता हूं, एक सेकेंड, आईएएस थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, ठीक है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं टाइम दे दीजिए। आप यहां पे देखिए मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। जब आप कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो आप आईएएस भी देते हैं और प्लस पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्लस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देते हैं आप। हमारा जो फोकस है आप पे, आज का जो टॉपिक है ये यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको हम कहते हैं यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मतलब प्रांतीय सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम दे रहे हैं। हमारा आज फोकस यही है। जब हम यूपीपीएससी की बात करते हैं तो ये यूपीएससी की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट में आ गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये केवल पीसीएस का ही एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाता है, ये पीसीएस के अलावा भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो आप बताइए क्या पीसीएस के अलावा भी जो एग्जाम होते हैं उनमें बैठते हैं? जैसे पीसीएस जे हो गया, बात समझिए, फिर उसके बाद कुछ जो वहां पे राज्य की इंटर कॉलेज की वैकेंसी आती है, क्या उनके लिए भी करते हैं? कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह का कंडक्ट करवाते, क्या आप उनके भी प्रिपरेशन करते हैं? जवाब है नहीं। आप पीसीएस की तैयारी करते हैं सर, पीसीएस की। तो ये पहला क्राइटेरिया होता है कि अब अगर आप एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंटर होते हैं तो आपके दिमाग में पूरा क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। जब आपको यूपीएससी, आईएएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी के बारे में डिफरेंसेस नहीं पता है, तो आप बताइए कैसे जो कि अनुमान लगा सकते हैं कि उनसे आप फाइट करेंगे जो न केवल इसके बीच में अंतर जानते हैं बल्कि जितना सिलेबस है उसका सारा का सारा उनके ऑन फिंगर पे है। दूसरी जो ट्रिक है, कम से कम 20 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब 2000 क्वेश्चंस के प्लस में होते हैं, उनको कम से कम इसका 75% जो है कि मुंहजुबानी याद होता है। वो आंसर बता देंगे, साल बता देंगे कि अरे कोई घबराइए मत यार, वो उस साल पूछा हुआ था और उसी साल का पूछा हुआ है, इस बार फिर पूछ दिया है। बात समझिए। अगर आप इलाहाबाद में जाएंगे, इलाहाबाद में देखें एक से एक पंडित पड़े हुए हैं कि उनको डाटा डेट सब पता है। अब उनको यहां तक पता है कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सी डेट को, ईयर नहीं, कौन सी डेट को जो कि इंप्लीमेंट किया गया था, 5 फरवरी। ठीक है, तो ये सवाल पूछा है, वो लोग याद किए हैं। इतने क्लोज हिस्टोरिकल डेट उनको याद होती है, तो समझिए कि आप उनसे फाइट करने जा रहे हो। तो एक डरने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है कि आपको कितना हार्ड वर्क और क्लियर कट चीजें पता होनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक चीज बताई जाती है, आप भी सुने होंगे, कैट का एग्जाम होता है एमबीए, आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती कैट का, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एमबीए लोग करते हैं। आईआईएम में जाता है, लखनऊ, आईआईएम दिल्ली, बहुत से कॉलेजेस हैं, उसमें जाते हैं तो एक एग्जाम कंडक्ट होता है जो कैट बोलते हैं। तो उसमें एक पहला फार्मूला बताया जाता है कि कितने सवाल छोड़ करके आना है। ये नहीं बताया जाए कितने सवाल अटेंड करना है, नहीं, कितने सवाल छोड़ रहे हैं, जितने करिए। 100 क्वेश्चंस में आप 10 ही करिए, लेकिन 10 जो है कि आप करेक्ट करके आइए, गलत मत करिए। मतलब गलत करेंगे तो आपका परसेंटाइल जो कि गिरेगा।
तो ऐसे ही जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके दिमाग में ना क्लियर पिक्चर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पे आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग चले जाते हैं, मैं बता रहा हूं, यहां पे डाटा आपको मैं शेयर कर देता हूं अभी। अगर मान लीजिए 10 लाख लो, 10 लाख लोग एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं और अपीयर भी होते हैं पीसीएस में। इसमें मैं बता दूं आपको लगभग 60% ऐसे हैं, ठीक है, वो एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, अपने रोल नंबर खोजने में गड़बड़ कर लेते हैं, नहीं उनको पता चला, कोई हेल्प करता है, कोई टीचर आता है वो हेल्प करता है। दूसरी चीज, कम से कम 90% अप्रोक्सीमेटली मैं बता दूं, सिलेबस पूछ लीजिए, ठीक है, सिलेबस पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज, 95% ऐसे लोग हैं उनको ये नहीं पता कि जो मेंस होता है, जो 4 पेपर होते हैं या 5 पेपर या 6 पेपर, स्पेशली हम यहाँ यूपी पीसीएस की बात करते हैं, तो अब टोटल जो कि 6 पेपर हो गए हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 2 पेपर अभी बढ़ा दिया गया है। तो जो 6 पेपर होते हैं, पहले जब 4 होता था, इनको ये नहीं पता जो पेपर 1 है, फिर पेपर 2 है, और पेपर 3, पेपर 4, 5, 6, ये नहीं पता पेपर 1 में क्या पूछते, पेपर 2 में क्या पूछते हैं। तो समझिए कि आप कैसे एग्जाम में अपीयर होंगे, बात समझिए। तो इतना जो घनघोर मतलब दुविधा वाली बात है कि भाई हमें पता ही नहीं सिलेबस क्या है, कौन से पेपर में क्या सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो उसके अंदर जाकर के कैसे जो कि आप टॉपिक वाइज जो कि सेपरेट करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो 3 से 4 चीज ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनमें से 2 चीज मैं आज यहां आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो 4 चीज है, नंबर 1, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, मतलब पाठ्यक्रम क्या है, या फिर बोल सकते हो हिंदी में कि सामग्री जो कितना एरिया तक पूछेगा, सिलेबस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, 10 साल, कम से कम मैं कहूंगा 10 साल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए कि 20 साल 15 साल तक टच कर जाइए। अगर आप 2024 में अपीयर हो गए तो आपके पास 2005 तक का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए पीसीएस का। आप कहेंगे मिलेगा कहां, मार्केट में जाइए, इतनी पब्लिकेशन है कि आपको इतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मैटर दे देंगे या फिर क्वेश्चन दे देंगे कि आप कहेंगे कि बस धन्य हो गए, गंगा नहा लिए, ठीक है। तो आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। तीसरा, और आपको यह पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा सिलेबस है, मतलब कि कौन से टॉपिक से ज्यादा बार सवाल पूछे गए हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स का बताऊं, इकोनॉमिक्स का, या फिर पॉलिटी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक ले। इकोनॉमिक्स में दत्त सुंदरम, फिर उसके बाद आज ये कि मिश्रापुरी क्या होती, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, अब पढ़ने बैठ गए हैं तो 4 महीने इसी बुक में पढ़ेंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि उनमें ऐसे ऐसे डाटा दिए गए हैं कि आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से आउटडेटेड है। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पढ़ाने से टीचर कतराता है, कोई स्टूडेंट्स पढ़ने को तैयार नहीं होता है, और जो कमीशन होते हैं, यूपीएससी हो या फिर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सवाल यहां से अच्छे खासे पूछते हैं। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चंस पूछना है, वो आपका कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन यहां से लपेटते हैं। जो लपेटते हैं आपके इकोनॉमिक्स में, तो आपको लगेगा कि आप पूरा दत्त सुंदरम, मिश्रापुरी, ठीक है, या फिर और जो आती हैं बहुत सी बुक्स आती है, रमेश सिंह आती है, भाई उसको पढ़ना है, ये बुक पढ़ लिया, अब ये भी बुक पढ़ लें, ये भी बुक पढ़ नहीं। इकोनॉमिक्स में आपके लिए बहुत ही
स्ट्रिक्ट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आप इन सारी बुकों में फंसे तो आप लास्ट में हार मान करके अपना बुक्स अपने अलमारी में बंद कर देंगे, कहेंगे कि इकोनॉमिक्स समझ में नहीं। जो लोग कतराते हैं पढ़ने पढ़ाने से दोनों, उनके पीछे रीजन यही होता है कि इनको सोर्स ऑफ द ओरिजिन, जो रिसोर्स है या जो सोर्स है इकोनॉमिक्स का, एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि कैसे कहां से पढ़ा जाए। मैं बताऊंगा कभी कि सोर्स ऑफ द इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, सोर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या है उसको मैं एक लेक्चर जरूर बनाऊंगा और बना करके आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और तब आप जब पढ़ेंगे, जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करूंगा, कब, मेंस के लिए जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा था, हालांकि प्रीलिम्स के लिए कंटिन्यू चलते रहता है, मेंस के लिए मैं शुरू करूंगा कब, जब इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा तब। तो आपके लिए पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो जो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है मित्रों, मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर से, जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप बैंकिंग, बैंकिंग सबसे इजी है और सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वहां से, सबसे आसान तरीका है समझने का और पढ़ने का, पढ़ाने का और एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करने का। दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा अगर आप आते हैं जब, तो आपके पास ये होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें एफडीआई आती है, एफपीआई आती है। कोई आपके घर का गया विदेश में कमा रहा है तो उसका कौन से अकाउंट में रखना चाहिए, कैसे रखना है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट सरप्लस क्या है, ये सारा चीजें आपको यहां से मिलेगा। बात समझ रही हो? इसके बाद जो बचा खुचा होता है, जो स्कीम होती है, योजनाएं जो गवर्नमेंट की होती है, वहां से पूछा जाता है। एग्जाम्पल, जन धन योजना, जन धन योजना कब शुरू की गई, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पता है कि कब शुरू की, ऑब्जेक्टिव, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है जो ये ऑब्जेक्टिव रखा गया, इसके पीछे क्या रीजन है। इकोनॉमिक्स की बात कर जाऊं, आप ये 4 से 5 टॉपिक मैक्सिमम आप इकोनॉमिक्स में 5 टॉपिक सेलेक्ट करिए। और ये हमारा एक फ्रेंड बता रहा है, सिलेक्टेड है, उसने कहा किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट के लिए आपके पास 5 पंचिंग पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 पंचिंग पॉइंट है तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट जो होता है उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है। जैसे आप कथन की बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, ये अगर कोई करता है, ठीक है, तो ये सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट होता है या जो सिविल सर्वेंट होता है या फिर जो सिविल सर्विसेज में नहीं हो पाता है, वो जब उस फील्ड से दूसरे फील्ड में जाते हैं, वही जो कि जाता बात का बतंगड़ बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मनोज वाजपेयी को जानते होंगे, मनोज वाजपेयी एक्टर हैं, बहुत अच्छे, मतलब नेचुरल एक्टर हैं, वो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किए थे। इसके बाद अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट रहे, लेकिन उनका भी नहीं हुआ। आप समझ रहे हो? इसके बाद बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार के नाम सुने होंगे, सत्या नडेला जो शायद किसी बहुत मल्टीनेशनल कंपनी के जो कि सीईओ हैं, वो भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन किए, नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन वो लाइफ में एक टॉप लेवल पे लोग जा करके आज जो कि अपने आप को गिने चुने चुनिंदे लोगों में गिनाते हैं। अगर शायद सिविल सर्विसेज में अगर हो गया होता तो कोई नहीं जानता मनोज वाजपेयी को, कोई नहीं, सत्या नडेला कौन है, बहुत से सिविल सर्विसेंट पढ़े हैं। तो यहाँ पे सीखने को ये मिलता है कि फेलियर से डरना नहीं है और कभी गिव अप नहीं करना है। जो मूवी एस्पिरेंट है तो उसमें मकान मालिक कहता है शुरू में
कुछ कमेंट करता है, बाद में कहता है हमें तुम्हारे अंदर वो आईएएस दिखता है, कभी गिव अप मत करना। तो सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट होता है, जो प्रिपरेशन किया होता है, मजा हुआ, वो खिलाड़ी होता है, किसी फील्ड में अच्छा कर लेता है। तो इसलिए बात का पतंगर बनाना अगर कोई सीखे या फिर कोई करता है, तो जो सिविल सर्वेंट होता है, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होता है, या फिर सिविल सर्विसेज से सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट जब था, तो जब नहीं हो पाया किसी फील्ड में गया, बात का पतंगड़ बनाता है। तो इसलिए अगर आपके पास 5 पंचिंग पॉइंट है, एग्जाम्पल के लिए जैसे जन धन योजना की बात किया मैंने, जन धन योजना 5 पंचिंग पॉइंट है। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है, लोगों के कैश को जो कि मेन इकोनॉमिक सर्कल में डालना है, ऐसे ऐसे आप 5 जो पंचिंग पॉइंट निकाल लीजिए 5 डायमेंशन से, और अब उसको बात का पतंगड़ बना करके आप 150 वर्ड या 200 शब्द, 150, 200 या 250, यही तो वर्ड आते हैं लिखने के लिए। अब इस पे आप समझ सकते हो, अगर 5 पंचिंग पॉइंट है, एक पंचिंग पॉइंट पे अगर 25 वर्ड भी लिखेंगे तो आप 100 प्लस चलेगा। इंट्रोडक्शन डाल दीजिए बस। तो यहां पे जो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, कहां से पूछ रहा है सवाल, ज्यादा हमें वही पकड़ना। पता चले आप नेशनल इनकम लेकर के बैठ जाइए पढ़ने के लिए, तब तो सब बंटाधार हो जाएगा। तो इसलिए क्लियर है। पॉलिटी में आ जाइए, पॉलिटी में भी 5 से लेकर 7 ऐसे चैप्टर है, वहां से सवाल पूछता ही पूछता है। पहला जो टॉपिक बनेगा आपका लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में आपका क्या आता है, पार्लियामेंट आती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, इसी में पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सेक्रेटरी सब आ जाते हैं, एमपीएमएलए। दूसरा जो बनता है आपका जुडिशरी बनती है, जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आ जाते हैं। तीसरा जो बनता है अगर बात किया जाए, फंडामेंटल राइट बनती है, डीपीएसपी बनता है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है, प्रियम्बल, ये एक में ले लीजिए। चौथा जो बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, उनको ले लीजिए। और लास्ट में अगर लेना है तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये 4 से 5 चैप्टर से यूपीएससी ज्यादा सवाल पुटअप करता है, प्रीलियम्स का हो या फिर मेंस का हो। सवाल यहीं से गवर्नेंस का बना करके, पॉलिटिक बना करके आपके साथ खेलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास 4 से 5 पॉइंट या फिर जो ट्रिक होती है समझने के, तो क्या, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये एक बात बताएं हमें कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से सेक्शन से ज्यादा पूछा है, कौन से नहीं पूछा है, कौन से एकाध क्वेश्चन पूछता है, कभी कदार पूछ देता है। तो ये आपको कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल पूछे गए सवालों का बंडल होना चाहिए आपके पास। 20 साल 15 साल, हम कहें जब से एग्जाम हो रहा तब से जुगाड़ बना सकते हैं, बेस्ट है आपके लिए। आपके दिमाग में आएगा चलिए ठीक है हम इसको कर लें, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज होता है उसका क्या, देखिए बहुत अच्छा होता है उनका, लोगों का करना भी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं करना चाहिए कि यही सवाल पूछेगा, नहीं, इस वजह से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आप ये दिमाग में बैठा के चल रहे हैं कि नहीं हमें जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को छोड़ करके कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेना चाहिए क्योंकि यहीं से सवाल पूछेगा, नहीं, सवाल वहां से नहीं पूछता है। हाँ इतना जरूर है कि वहां से आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तब क्या होता है, तब आप कहते हैं ना कि आपको अपने दुश्मन को हराना है तो उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हराना है, तो उसके बारे में जानना भी होता है। और ये चाहती है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आप हमें हराएं, क्यों, वो लिंक देती है अपनी कमजोरियों का कि आप अगर इस रास्ते से आएंगे तो हमें आप बीट कर देंगे। क्या है वो है क्या रियल में कि वो क्या लिंक देती है, वो जो लिंक देती है दोस्तों वो कहती है जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वो तुरंत अपना उस एग्जाम का क्वेश्चन
पेपर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। आप वहां से डाउनलोड कर लिए। आज जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पे, पिछले आपको 8 से 9 साल का सवालों का जवाब मिल जाएगा, सवाल मिल जाएंगे वहां पे। और दूसरी चीज, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं ना दोस्तों, तो सॉल्व करने का जो तरीका है ये आपके पास अलग होना चाहिए। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो आपका एटीट्यूड है या फिर जो आपकी स्टाइल है इसको करने का, तो अलग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए, ऑप्शन या फिर आंसर जो है उसको लगाएं और देखे चले, नहीं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक ऑप्शन मिल गया, बचे हुए जो 3 ऑप्शन है, जानते हैं ना, ए बी सी डी, ऐसे ही ऑप्शन देते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही है, आप क्लिक करिए, निकल जाइए, एक तो ये हो गया। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन बी में जो दिया गया है, ऑप्शन सी में जो दिया गया है, ऑप्शन डी में जो दिया गया है, इसका भी सॉल्यूशन का नोट्स बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? नोट्स बनाना चाहिए। सपोज करिए आपसे सवाल हिस्ट्री का, हालांकि हमारी हिस्ट्री बहुत कमजोर है और गलत होगी तो मतलब ज्यादा पनिशमेंट मत देना आप लोग, और जो टीचर आएंगे हिस्ट्री वाले वो और अच्छे से बताएंगे। मान लीजिए आपसे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है या फिर टाइम लाइन के हिसाब से पूछ रहा है सवाल, क्वेश्चन पूछा करेक्ट, या फिर पूछ रहा है ये इसको जो कि एक अरेंज करिए टाइमली, इसको टाइमली। जैसे स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 1 में दे दिया क्या, ट्रांसफर या फिर शिफ्टिंग, मतलब ट्रांसफर या शिफ्टिंग का मतलब ये हो गया आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जो कैपिटल थी, कैपिटल जो कलकत्ता था, दिल्ली कब बनाया गया, पहली चीज। दूसरा जो स्टेटमेंट देता है आपका, बोलता है एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसके बाद तीसरा आपसे पूछता है डिवीजन डिवीजन ऑफ बंगाल, एक सेकेंड, डिवीजन ऑफ बंगाल। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि साइमन कमीशन, ठीक है। अब ये एक आंसर दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया, पूछ दिया कि आप इसको एक टाइम के हिसाब से लगाइए कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया कलकत्ता से, दूसरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, डिवीजन ऑफ द बंगाल, बंगाल का विभाजन कब किया गया, और साइमन कमीशन कब आया। समझिए, आप तो एक ही लगा लीजिए, लेकिन आप अगर हम लगाते हैं इसको कैसे लगाएं। पहली बात देखिए, जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कब किया गया, जब बंगाल का डिवीजन हुआ और डिवीजन को फिर इंटीग्रेट कर दिया गया 1911 में। तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा बंगाल का डिवीजन के बाद हुआ, क्योंकि जब दिल्ली ट्रांसफर की गई कैपिटल, उसी समय बंगाल का डिवीजन को फिर से जो कि इंटीग्रेट कर दिया, फिर बंगाल को एक कर दिया गया। तो बंगाल का पहले हुआ होगा इंसिडेंट। अगर आपको पता है तो 1905 बोल दीजिए। अब दूसरी चीज आती है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 और एनसीएम 1920। अब ये मार्क कर लिया आप, एक तो है कि भाई इसको लगाकर निकलिए, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। अब हमें साइमन कमीशन के बारे में पूरा देखना, क्या कि इसका इंडिया में किस तरह से वेलकम किया गया। दोस्तों आपको पता है इसको कैसे वेलकम किया गया? कोई नहीं वेलकम किया इसको। क्यों नहीं किया? क्या रीजन था? है फिर कौन था इसे लाठी से मारा गया इसके प्रोटेस्ट में, उसकी डेथ हो गई बेचारे की। दूसरी चीज, ये किसके
बेस पे आया हुआ था, क्या करने आया था, ये पूरा डिटेल पता होना चाहिए। बंगाल जब डिवीजन हुआ तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था और ऑफिशियल क्या ऑब्जेक्टिव था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे उनका क्या एटीट्यूड था इस चीज को लेके। इसके बाद एनसीएम को आइए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन को लेके आइए, फिर उसको जो किया डिस्कस करिए। दूसरी चीज एनसीएम हो गया, फिर उसके बाद कैपिटल शिफ्टिंग, उस समय क्या क्या, ऐसे आपको पूरे ऑप्शंस को करना है। अब हम आएंगे अपने सिलेबस पे, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि सिलेबस को हम डिस्कस करें। सिलेबस में क्या क्या जनरली हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, जनरली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों यूपी पीसीएस की डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के। हालांकि इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि देखिए बताया है कि आपका पेपर 1 से लेकर 6 तक है, सभी प्रश्नों के विवरण दिया गया है। ये हालांकि 2023 का जो नोटिफिकेशन था मैं उसके बारे में वही नोटिफिकेशन ले रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा मेंस का 2024 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि मेंस होने वाला भी है पीसीएस का, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए भी बेनिफिट होगा। तो आप देखिए हम इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिंदी में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा कि रियल में है क्या ये चीजें। देखिए जो एग्जाम होते हैं ये 3 चरणों में होता है। फिर मैं यहाँ पे अब चलता हूँ, व्हाइट पेज लेता हूँ, ठीक है। जो एग्जाम है यूपी पीसीएस या आईएएस की, या आईएएस की हो या आईएएस या फिर पीसीएस का, देखिए 3 सेक्शन में, 3 चरणों में, 3 फेसेस में होता है, 3 फेसेस में होता है, ठीक है। 3 फेस में होता है। जो फेस नंबर 1 होता है, फेस नंबर 1 होता है, इसको प्रीलिम्स बोलते हैं, जिसको प्रारंभिक परीक्षा शॉर्ट फॉर्म में प्रीटी बोलते हैं, पहला होता है। और दूसरा जो फेस 2 होता है, फेस 2 होता है जो, इसको हम मेंस बोलते हैं या मुख्य परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। और जो फेस 3 होता है ये आपका नालिटी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, या फिर टेस्ट बोलती है, या इंटरव्यू, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। 3 फेसेस में होता है। अब हम आएंगे जो प्रीलिम्स होता है, इसमें कितने पेपर्स होते हैं, जो कितने पेपर्स होते हैं। तो पीसीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरली अब, ठीक है। आईएएस को बाद में कभी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आईएएस का नहीं कर रहे हैं अब। लेकिन फेस का जो है तीनों सबका बराबर होता है, लेकिन हम पीसीएस की बात कर रहे हैं। पीसीएस में जो प्रीलिम्स होता है ये देखिए 2 पेपर होता है, इसको कहते हैं जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। याद रखिए, तो आपके दिमाग में आएगा प्रीलिम्स में तो सी सेट भी होता है, जरूर होता है, लेकिन कोई ऑफिशियल कोई ये नहीं कहता है सी सेट, ऐसा नहीं कहता कोई, ऑफिशियली नहीं है। ये जो है कि सी सेट, जो सी सेट का जहर पिला रहे हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, कमीशन कभी नहीं कहता लिख करके दिया कि नहीं हम सी सेट पे, सी सेट है ये जीएस है, वो जीएस पेपर 1, एक सेकेंड, बस इतना ही कहता है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। अब आपके दिमाग में आएगा जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2, डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस ये है, इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड साइंस टेक, प्लस करंट अफेयर्स विथ स्टेट स्पेशल, स्पेशल यूपी का है तो यूपी स्पेशल होगा। अब जब जीएस पेपर 2 में आते हैं, जिसको सी सैट बोलते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, पता नहीं क्या इनको लोगों को पड़ा रहता है कि नामकरण ही कर दिया सी सेट सी सेट सी सेट। तो वो जो कमीशन होता है, पेपर देखेंगे उठा के ना, वो बस जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 लिखता है। पहली बार हम भी कंफ्यूज हुए थे, भैया ये होता क्या है। कमीशन जब एग्जाम में बैठा तो एग्जाम में जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 मिला, तो हम तो खोज रहे थे कि दूसरा जब पेपर होगा तो उसमें सी सेट बढ़िया से लिखा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तब हमें बाद में पता चला कि नहीं,
ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नामकरण कर रखे हैं कि भैया सी सेट है, सी सेट। तब हमें समझ में कि नहीं, पढ़ना तो और सोर्स ऑफ द मैटर का जो होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। तो जब सी सेट में आते हैं या फिर जीएस पेपर 2 में आते हैं तो इसमें ये सब भी होते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, होते हैं, लेकिन ये पैसेज के फॉर्म में होते हैं, पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में होते हैं। जैसे एक पैसेज देगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है 10% के हिसाब से, क्यों? क्योंकि जो वहां के नागरिक लोग हैं उनके पास जो कि पैसा बहुत है और पैसे से जो कि डिमांड बनी हुई है मांग, और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इन्वायरमेंट के सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा खासा काम किया, जैसे कार्बन इमिशन इंडिया का कम हुआ। इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी है, तो इकोनॉमी इकोलॉजी इन्वायरमेंट दोनों रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ले लेगा, उसमें पूछ देगा आपसे कॉम्प्रिहेंशन में, इन भारत की इकोनॉमी कितने % से ग्रोथ कर रही है अकॉर्डिंग टू पैसेज, और भारत ने जो कि इन्वायरमेंट कार्बन इमिशन में बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या किया है इस पैसेज के अंदर का क्या बताया गया उसको आप। तो अगर आपके पता नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछ दे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, डिफिनेशन क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अगर आपको यहां से क्लियरिटी है, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में भी करें, प्लस इंग्लिश पूछेगी, बस क्लास 8 स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश होती है। इसके बाद हिंदी होता है, व्याकरण इंग्लिश में ऐसा नहीं कि आपको पूरा लिटरेचर पढ़ने के लिए बोल दे, नहीं, ग्रामर और व्याकरण, इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं और हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण और ग्रामर दो ही चीज होती है, अगर आपकी एक पे कमांड अच्छी हो गई दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, बात समझ रहे हो। तो इंग्लिश और हिंदी पूछती है, प्लस न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना होता है, जिसे कहते हैं बोर्डमास का रूल होता है। यहां पे बता रहा हूं मैं, जब न्यूमेरिकल में मान लिया बोर्डमास, अगर आपको ये बोर्डमास का रूल नहीं पता है, आप ग्रेजुएशन कर लिए तब तो धिक्कार है ना, कि बोर्डमास का मतलब हुआ क्या। हमारे एक टीचर थे, वो कहते का खर बागा गुरा जोड़ घटा के भिन्न सरल कर ले, आप तो का हमें समझ में नहीं आया उनका, लेकिन जब बोर्डमास वर्ड आया तब हम समझे कि नहीं, बोर्डमास कोई एलियन नहीं है, ये नॉर्मल एक सिस्टम बना हुआ है कि जब आपको 2 + 2 - 3 भागा 4 + 3 करके दे दिया, तब ऐसा नहीं कि 10 से 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया जो कि 1 बचा, 1 में 4 का भाग फिर 3, ऐसा नहीं। ये बोर्डमास का जो रूल है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सक्रिप्शन जो होता है, इसके आधार पे आपको करना पड़ता है कि पहले ब्रैकेट टूटेगा, फिर उसके बाद गुना होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक यहां से करना। ये न्यूमेरिकल चीज होती है जिसको सी सेट कोचिंग वाले बोलते हैं आज, या फिर कमीशन जो बोलता है जीएस पेपर 2। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सी सेट जीएस पेपर 2 पे आपको एनर्जी अगर पोटेंशियल लगाना है प्रीलिम्स में, तो वो आपको जो है कि जीएस पेपर 1 में लगाना है। क्यों? क्योंकि जो ये जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, ये आपका क्वालिफाई होता है, मतलब 100 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से आपको 33 करेक्ट करना होता है, और 33 तो समझिए कि 5 साल के बच्चे को दे दिए तो वो आंख मूंद करके रंग देगा ना, तब भी 100 में 33 गोला अच्छे से रंगेगा। ठीक है, तो सी सेट में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें बैलेंस करके कमीशन सवाल पूछता। हालांकि कभी कभी थोड़ा सा बदमाशी कर जाते हैं ये लोग, ठीक है, तो उसमें संभलना होता है, और संभलने का मतलब ये है कि बेसिक चीजें आनी चाहिए हमें, और एप्टीट्यूड इंटीग्रिटी जो भी चीजें होती हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो और हमने ये प्रीलिम्स का डिस्कस किया। अब हम आते हैं जो मेंस के लिए है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, और इरेज करने के बाद जो कि हम डिस्कस करेंगे कि जो मेंस होता है उसमें कितने पेपर हैं पीसीएस में, और कितने सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, जो मेंस है, मुख्य परीक्षा जो बोलते हैं, इसमें आपका पहले 4 पेपर होता था, लेकिन अब 2023 है ना, ये 2023 से अब इसमें टोटल 6 पेपर कर दिया है। ठीक है, टोटल
6 पेपर कर दिया है। तो जो 6 पेपर किया है, 4 से 2 बढ़ा करके जो 2 बने हुए हैं लास्ट में 5 और 6 पेपर नंबर, ये जो पेपर नंबर 4 1 से लेके 4 तक थे उसी में से फिल्टर कर लिया है। वैसा नहीं कि आपको अलग से कोई पब्लिश होगी बुक उससे पढ़ना होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले छाप रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं अभी सवाल दिखाऊंगा आप लोगों को। जो जीएस पेपर 1, ये मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, जीएस पेपर 2, जीएस, एक सेकेंड, जीएस पेपर 3 और उसके बाद जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। ऐसे ही लिखा गया रोमन अंक में, ऐसे नहीं लिखा गया कि 1 है फिर 2 है 3, ऐसे नहीं लिखा गया। तो इस वजह से मैं वैसा ही लिख रहा हूं जैसा कमीशन ने नोटिफिकेशन में दिया है। मेजर अगर मैं बात करूं, ओरली अभी बात कर रहा हूं, फिर आपको एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं यहाँ, क्योंकि बहुत लंबी ये चलेगी क्लास। तो जो पेपर नंबर 1 है उसमें जो मेजर है सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशू आ जाता है। पेपर नंबर 2 में गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है। पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स आ जाती है। पेपर नंबर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी आ जाती है, ठीक है, मोरल वैल्यू वगैरह जो होती है। पेपर नंबर 5 जो अब जोड़ा गया 5 और 6 नंबर पीसीएस में, उसमें पेपर नंबर 5 जो है आपका वहां यूपी का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल इशू जो यूपी में है, ठीक है, इस चीज को लेके। जब लेकिन यूपी का स्पेशल किस तरह का कल्चर है, जैसे पूर्वांचल में बिरहा चलता है, आल्हा इधर चलता है बुंदेलखंड बघेलखंड की तरफ, ठीक है, अवधि चलती है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आल्हा उदल, पूर्वांचल में बिरहा, भोजपुरी जो मतलब सॉन्ग वगैरह हैं, इस चीज को लेके। जब हम आते हैं पेपर नंबर 6 में लास्ट में, उसमें इकोनॉमिक्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, इकोलॉजी, एनवायरमेंट की बात की जाती है, और यूपी के स्पेशल ज्योग्राफी की बात की जाती है। जैसे पूछ दे यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन है वहां की किस तरह की ज्योग्राफी है, वहां की किस तरह का क्लाइमेट है, या फिर वहां पे इकोनॉमिक्स कैसी काम करनी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ करना है, जो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े हैं बुंदेलखंड वही बस करना है, आप समझ रहे, वही करना है बुंदेलखंड। अब ऐसा नहीं है कि जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं बुंदेलखंड पढ़ते हैं तो यूपीएससी के हिसाब से, और यूपीएससी की तैयारी